नमस्कार दोस्तों। अगर हम और आप शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करते हैं, डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो एक या दो बैंक के शेयर ज़रूर लेते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजर भी हमें एक या दो बैंक के शेयर लेने की सलाह ज़रूर देते हैं। पिछले एक छोटे से वीडियो में मैंने एक चर्चा छेड़ी थी कि हमें बड़े बैंक्स यानी एस्टैब्लिश्ड बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी उनके शेयर खरीदने चाहिए, या जो उभरते हुए बैंक हैं, नए बैंक जैसे IDFC फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक या फिर यस बैंक, जो 2020 और 2021 की भारी संकट के बाद वापस पटरी पे दौड़ रही है। मैं एक चीज़ आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र या कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। तो आप अपना इन्वेस्टमेंट का निर्णय लेने से पहले अपना रिसर्च खुद कीजिए या किसी एक्सपर्ट या किसी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहते हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था यानी किसी भी देश की स्थिति कैसी है उसको समझना है तो वहाँ की बैंक की स्थिति समझना ज़रूरी है। और अर्थव्यवस्था और बैंक दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर अर्थव्यवस्था मजबूत है तो बैंक्स भी मजबूत रहेगी, अगर बैंक्स मजबूत है तो ऑब्वियसली अर्थव्यवस्था ही मजबूत है, और पूरा साइकिल इसी पे निर्भर है। और ये साइकिल काम कैसे करता है? बैंक से पैसा जाता है आम आदमी के पास, उद्योगपति के पास, व्यापारी के पास लोन्स के रूप में, और आम आदमी, व्यापारी, इंडस्ट्री, ट्रेडर इत्यादि ये अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं, चालू खाते के रूप में, बचत खाते के रूप में या फिक्स डिपॉजिट के रूप में, और पूरा परिचालन इसी सिस्टम से होता है। तो आइए समझते हैं कि बैंक्स की प्रगति कैसी रही है पिछले 1-2 सालों में, या पिछले दिनों में, या आने वाले कुछ सालों में बैंक की ग्रोथ कैसी रहेगी, डेवलपमेंट कैसी रहेगी। और इसमें निश्चित तौर पे बड़े बैंक का बड़ा रोल रहेगा, बट उभरते हुए जो बैंक है वो भी अपनी मार्केट शेयर यानी अपनी बाज़ार में जो हिस्सेदारी है उसको बढ़ाएगी। कुछ आंकड़े हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं जिन पे गौर करना बहुत ज़रूरी है। कौन से बैंक की परिचालन क्षमता कितनी अच्छी है, इन आंकड़ों से हम आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिसमें से महत्वपूर्ण है सबसे पहला कासा रेशियो, यानी करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट का रेशियो। एक कासा रेशियो क्या है? जो बचत खाता और करेंट अकाउंट यानी चालू खाते के रूप में और एफडी के रूप में जो पैसा बैंक के पास आता है और उसके बदले में बैंक कस्टमर को इंटरेस्ट देती है, उसमें सिर्फ चालू खाते में इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, बाकी बचत खाते में भी इंटरेस्ट देना पड़ता है 3 से 4%, एफडी में भी इंटरेस्ट देना पड़ता है 5 से 7%। डिफरेंट बैंक्स के डिफरेंट रेट हैं। तो ये कासा रेशियो। दूसरा है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, यानी बैंक जो बचत खाते एफडी पे इंटरेस्ट कस्टमर को पे कर रही है, और बैंक के पास जो पैसा आया वो बैंक कस्टमर्स को लोन्स के रूप में दे रही है, और उसके बदले में जो इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, तो इंटरेस्ट देने और इंटरेस्ट लेने के बीच का जो मार्जिन है उसी को नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं। ठीक है। और तीसरा सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण पहलू है वो है नेट NPA, यानी बैड लोन्स, यानी बैंक ने किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को लोन दिया मगर वो पैसा वापस नहीं आ रहा है, तो ये आंकड़ा देखना भी बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है एफिशिएंसी रेशियो, यानी 100 रुपया कमाने के लिए बैंक को कितना रुपया खर्चा करना पड़ रहा है, वो बैंक का एक क्षमता देखने के लिए काफ़ी ज़रूरी है, एफिशिएंसी रेशियो। इसके अलावा पिछले फाइनेंशियल ईयर्स की टोटल रेवेन्यू और नेट इनकम पे भी गौर करना ज़रूरी है। बैंक्स के पिछले 10 साल के CAGR को भी देखना ज़रूरी है। उसमें छोटे बैंक्स के आपको 10 साल के CAGR तो अवेलेबल होंगे नहीं, मगर बड़े बैंक्स के देखना ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं कासा रेशियो से। कासा रेशियो में कोटक महिंद्रा बैंक और HDFC बैंक काफ़ी अच्छी स्थिति में दिख रही है। उसके अलावा उभरते हुए बैंक में IDFC बैंक की कासा रेशियो बहुत अच्छी है। इसके बाद नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर गौर करते हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में बड़े बैंक्स, उभरते बैंक्स सब में सबसे टॉप पे है बंधन बैंक, यानी बंधन बैंक जो इंटरेस्ट दे रही है सेविंग्स अकाउंट
धारक को, यानी बचत खाता धारक को या एफडी धारक को, और लोन्स देने के बाद जो इंटरेस्ट ले रही है उसके बीच में बहुत ही अच्छा उनका मार्जिन है। बंधन बैंक का मार्जिन है 6.27%, यानी पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे अच्छा है। उसके बाद आपका इमर्जिंग बैंक में आईडीएफसी है, फिर आपका यस बैंक है, बड़े बैंक्स में एचडीएफसी, कोटक, आईसीआईसी, एसबीआई, बट सबसे ऊपर एनआईएम में बंधन बैंक ही है। इसके बाद नेट एनपीए पे गौर करेंगे, यानी बैड लोन्स, ऐसा पैसा जो बैंक रिकवरी नहीं कर पा रही है। इसमें सबसे अच्छी स्थिति में है एचडीएफसी बैंक, इसका नेट एनपीए 0.40 है। उसके बाद है आईसीआईसी बैंक, फिर कोटक बैंक। नए बैंक्स जितने भी हैं उनके नेट एनपीए 1% से ऊपर है, क्योंकि जैसे ही इनका लोन का बुक साइज बढ़ेगा, उसमें भी अगर रिटेल लोन की भूमिका बढ़ती है तो ऑटोमेटिक इनके एनपीए नीचे रहने के आसार हैं। इसके बाद हम कॉस्ट टू इनकम रेशियो यानी एफिशिएंसी रेशियो पे गौर करते हैं। इसमें सबसे अच्छी स्थिति में दिख रही है एचडीएफसी बैंक, उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक, फिर एसबीआई। जितने नए बैंक हैं उनकी एफिशिएंसी रेशियो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, क्योंकि नए बैंक हैं, उनको लागत लगाना पड़ रहा है ब्रांच खोलने के लिए या डिजिटली अपने आप को उभारने के लिए। तो जितने भी नए बैंक हैं उनकी कॉस्ट टू इनकम रेशियो यानी एफिशिएंसी रेशियो 60% से ज़्यादा है, यानी 100 रुपया कमाने के लिए उनको 60 रुपया खर्च करना पड़ रहा है। बट जो पुराने बैंक्स हैं जैसे एचडीएफसी, कोटक, इनके 40% एफिशिएंसी रेशियो है। एसबीआई इसकी 53% है, ये थोड़ा ज़्यादा है। निश्चित रूप से टोटल रेवेन्यू और नेट इनकम पिछले वित्तीय वर्ष का भी देखना ज़रूरी है। बड़े बैंकों का आंकड़ा ऑब्वियसली बड़ा होगा। आइए इस स्लाइड्स में देखते हैं। एसबीआई पुरानी बैंक है, इनका टोटल रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा है, बट जो इसका नेट इनकम है वो एचडीएफसी के इक्विवेलेंट है, लगभग समान है। यानी एचडीएफसी का टोटल रेवेन्यू एसबीआई से बहुत कम है, लेकिन दोनों का नेट इनकम ऑलमोस्ट बराबर है, यानी एचडीएफसी की परिचालन क्षमता बहुत मजबूत है। इसके बाद आईसीआईसीआई, एसबीआई, कोटक, इनकी परिचालन क्षमता आती है। एक नंबर पे एचडीएफसी दिख रही है इस लिहाज से, टोटल रेवेन्यू एंड नेट इनकम। मगर वित्तीय वर्ष 2022 के जो टोटल रेवेन्यू और नेट इनकम है उभरते हुए बैंकों की, उस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। इसमें आईडीएफसी बैंक के 20,000 करोड़ टोटल रेवेन्यू है और नेट इनकम 132 करोड़। बंधन बैंक के 16,000 करोड़, नेट इनकम 125 करोड़। यस बैंक के 22,000 करोड़ टोटल रेवेन्यू और नेट इनकम 1,064 करोड़। यस बैंक अपने 2020 और 21 की भारी संकट की स्थिति से उभर चुकी है, पटरी पे दौड़ रही है, और हाल ही में प्राइवेट इक्विटी फर्म कार्लाइल एंड एडवेंट और इनके कुछ छोटे छोटे कंपनीज़ हैं, इनके साथ सबने मिलके यस बैंक में 10% हिस्सेदारी खरीदने की प्रपोज़ल दी थी, जिसको यस बैंक के बोर्ड ने मंजूर कर दिया है, और इसमें रेगुलेटरी का अप्रूवल भी मिलना लगभग तय है। इसके अलावा आईडीएफसी और बंधन बैंक जो 2015 में एक साथ यूनिवर्सल बैंकिंग के लाइसेंस लेकर मैदान में उतरी थी, जिसमें अगर आईडीएफसी बैंक की बात करें तो 2018 में उनकी कैपिटल फर्स्ट के साथ शादी यानी कॉर्पोरेट की भाषा में इसे मर्जर कहते हैं। तो कैपिटल फर्स्ट के साथ मर्जर होने के बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एग्जिस्टेंस में आई और रिटेल लोन ग्रोथ में अविश्वसनीय तेज़ी देखी गई है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रिटेल लोन में काफ़ी अच्छी स्थिति में दिख रही है, और डिजिटली आईडीएफसी बैंक बहुत ही अच्छी स्थिति में है। मतलब जो भी ऑनलाइन साइट्स हैं या जो भी कंज्यूमर फाइनेंस के लिए आप कहीं भी अप्रोच करते हैं, मोबाइल्स के लिए या फिर टीवी के लिए, फ्रिज के लिए, वहाँ पर आपको आईडीएफसी के फाइनेंस की सुविधा इजीली अवेलेबल है। दूसरी ओर बात करें बंधन बैंक की, तो बंधन बैंक पहली ऐसी नई बैंक है जो इतने सारे आउटलेट्स के साथ मैदान में उतरी थी। अगर मैं गलत ना हूँ तो लगभग 500 से ज़्यादा ब्रांच के साथ वो मैदान में उतरी थी,
और बंधन बैंक के पास माइक्रो फाइनेंस की बहुत बड़ी कस्टमर बेस है। ये नए बैंक्स जो हैं अभी इनके 10 साल के CAGR अवेलेबल नहीं हैं, और जो बड़े बैंक हैं उनके 10 साल के CAGR अवेलेबल हैं। जैसे HDFC ICICI के 17% हैं, कोटक के 20% है, SBI के 10% हैं। और तो इनके CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, अगर इस हिसाब से रिटर्न देखना है या अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ रखना है तो हमें इनके पिछले रिकॉर्ड मालूम है। अगर बड़े बैंक में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा और एक स्टेडी रिटर्न मिलेगा। या फिर इन नए जो खिलाड़ी हैं न्यू उभरते हुए बैंक में, IDFC, बंधन, या फिर जो संकट से उभर के तेज़ी से दौड़ रही है यस बैंक, इसमें दांव लगाए और मल्टी बैगर रिटर्न बनाएं। क्योंकि जब भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें कितना रिटर्न बन रहा है हम उसी पे गौर करते हैं। और किसी भी कंपनी, किसी भी बैंक्स के मार्केट कैपिटल अभी फ़िलहाल कितना है और आगे कितना जा सकता है, ये आंकड़े को हम देखते हैं। जैसे बड़े बैंक्स है HDFC लगभग 8.5 लाख करोड़ मार्केट कैप है, ICICI लगभग 5.5 लाख 6 लाख करोड़ मार्केट कैप है, उसके बाद SBI है, कोटक है, इंडसइंड है। बट जो नए बैंक्स हैं उनके मार्केट कैप अभी कम है। IDFC की बात करें तो 32,000 करोड़ मार्केट कैप है, बंधन बैंक की 42,000 करोड़ मार्केट कैप है, यस बैंक की 46,000 मार्केट कैप है। तो इन छोटे बैंकों में आगे जाके बहुत बड़ी मार्केट कैप यानी वैल्यूएशन बढ़ने की संभावना है। तो इस हिसाब से आपके इन्वेस्टमेंट में भी बहुत ग्रोथ होगी। बट ये आपको तय करना है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, इसका डिसीजन आपको लेना है। अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाला कोई वीडियो आप मिस ना कर सकें। अगर आपको इस टिप्पणी में, इस विश्लेषण में थोड़ा भी दम लगा हो तो आगे ज़रूर शेयर कीजिए। और एक ज़रूरी बात, इन्वेस्ट करने के लिए, निवेश करने के लिए डीमैट अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी है, लिंक दिया हुआ है। मैं आपके प्रशंसा का बहुत आभारी हूँ। तब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।